अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन कंडीशन। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास है 5 है। इसका डी पार्ट है डिफ्रैक्शन कंडीशन। ओके, तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखते जाएँ। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। डिफ्रैक्शन कंडीशन, लास्ट वीडियो में हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स पर बात कर ली थी। अब हम जो डिफ्रैक्शन कंडीशन है उस पर बात करने लगे हैं। ये हमारे पास किटल की बुक है, तो हम किटल की बुक को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो भी हम यहाँ स्टडी करेंगे वो इसी बुक में से होगा। ओके, तो अगर कोई एक पॉइंट रह भी गया तो आप इस बुक को फॉलो करके देख सकते हैं। तो वर्डिंग मेरी अपनी होगी, लेकिन जो कंसेप्ट होगा वो इसी बुक में से ही होगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक है। तो आइए इसको डिफ्रैक्शन कंडीशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये हमारे पास थ्योरम सेट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अब ये रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो डिटरमाइन पॉसिबल एक्स रे रिफ्लेक्शन, यानी कि इस टॉपिक को अगर हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें फिर जो ब्रैग्स लॉ है इसका हमें पता होना चाहिए कि जो मेरे पास ब्रैग्स लॉ है ये है होता क्या है। ओके, तो इन सिंपल वर्ड मैं इधर ये अर्ज कर देता हूँ कि जब किसी मटेरियल पर, ये मेरे पास मटेरियल है, ये मेरे पास क्रिस्टल है। ओके, तो जब किसी मटेरियल पर, किसी क्रिस्टल पर हम कोई लाइट फॉल करवाते हैं या वेव फॉल करवाते हैं उसके सरफेस पर, या फिर हम लाइट फॉल करवाते हैं या वेव या एक्स रे फॉल करवाते हैं, तो वो क्या लाइट या वेव या जो एक्स रे है वो उसके सरफेस में से गुजरने के बाद उसके एटम से टकराती हैं। एटम से टकराने का मतलब क्या है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे टकराते हैं। तो उससे टकराने के बाद हमें बाहर आते हैं, रिफ्लेक्शन होती है। तो वो जो रिफ्लेक्टेड जो स्कैटरिंग वेव होती है, जो स्कैटरिंग लाइट होती है, जो स्कैटरिंग एक्सरे होती है, वो हमें इंफॉर्मेशन देती है उस स्ट्रक्चर, उस इंटरनल स्ट्रक्चर, उस क्रिस्टल, उस मटेरियल के अंदर के ये क्रिस्टल में क्या क्या इंफॉर्मेशन पाई जा रही हैं। ओके, तो ये हमें तमाम इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जो स्कैटरिंग यानी कि जो मेरे पास ये होती है। ओके, अब ये देखिए इंसिडेंट बीम है जो कि हमने इंसिडेंट कर रहे हैं किसी क्रिस्टल के ऊपर। ओके, तो इसमें अर्ज ये है कि हमारे पास दो लैटिस होते हैं। ये हम पहले जानते हैं। एक हमारे पास लैटिस होता है, डायरेक्ट लैटिस होता है। एक हमारे पास डायरेक्ट लैटिस होता है और दूसरा होता है हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस होता है। रेसिप्रोकल लैटिस होता है, दो लैटिसेस होते हैं हमारे पास। ये दोनों लैटिसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं, आपस में इंटरलीक्ड होते हैं विद द क्रिस्टल एक्सिस के साथ। ओके, तो अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 13 है, इसमें देखें जो हमने लास्ट वीडियो में इसको स्टडी किया हुआ है। जो 13 इक्वेशन है ये शो कर रही है क्रिस्टल एक्सिस को, इन विच बोथ हमारे पास जो डायरेक्ट एक्सिस लैटिस भी हैं और रेसिप्रोकल लैटिस भी हैं इस इक्वेशन में। ओके, अब ताकि पीछे जो हमने यानी कि जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 30 है इसमें दोनों डायरेक्ट लैटिसेस भी हैं और मेरे पास रेसिप्रोकल लैटिसेस भी हैं। ओके, यानी कि जो मेरे पास बी है ये मेरे पास क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस है। जो मेरे पास ए क्या है, मेरे पास क्या है, ये डायरेक्ट लैटिसेस है। तो खैर, तो अब अगर हम देखा जाए कि जो हम पीछे से टॉपिक स्टडी करते आ रहे हैं, यानी कि जो हमारा टॉपिक ये है ना मॉडिफाई, तो जो ऊपर हमने ये टॉपिक स्टडी किए हुए हैं, तो उसमें हम जो क्रिस्टल है उसके इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी टॉपिक उस एनालिसिस में से ही एक पार्ट है क्रिस्टल के। ओके, तो आज का टॉपिक भी क्रिस्टल एनालिसिस को के लिए हेल्पफुल है। अब ये देखिए जो हमारे पास इक्वेशन है जो हमने ब्रैग्स लॉ में देखी है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वेवलेंथ है और जो मेरे पास एन क्या है, ये पाथ डिफरेंस का ऑर्डर है। जो मेरे पास ये ऑर्डर होता है ना पाथ डिफरेंस का, कि इंसिडेंट और जो मेरे रिफ्लेक्टेड के में जो उनसे होता है वो मेरे पास इसको एन से शो करते हैं। जो मेरे पास ये होता है इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसके दरमियान जो एंगल बनता है वो मेरे पास ये है, यानी कि जो मेरे पास इधर एंगल बनता है ये वाला एंगल। ओके, अब इसको हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि जो मैं फाई है
यानी कि और जो ये डिस्टेंस है किस तरह हुआ अभी हम इसको देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। और डी हमारे पास क्या होता है, ये इंटर प्लेनर स्पेसिंग होती है, इंटर प्लेनर स्पेसिंग होती है हमारे पास। अच्छा जी, इस टॉपिक में जो जी है, जो हमारे पास जी है, ये देखें, जो हमारे पास जी है ये रेसिप्रोकल लैटिस है, और ये डिटरमाइन करता है, ये फाइंड करती है कि जो एक्स रे रिफ्लेक्टेड हुई है, जो एक्स रे स्कैटर हुई है। जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, जब हम किसी क्रिस्टल पर वेव या लाइट या एक्स रे फॉल करवाते हैं तो वो स्कैटर होती है, उसके एटम से टकराने के बाद। एटम का मतलब क्या है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनसे टकराने के बाद जो लाइट होती है, जो वेव होती है, जो एक्स रे होती है, जो हम फॉल करवाते हैं, वो स्कैटर होती है। जिस तरह ये देखें कि ये हमारे पास जो ये इंसिडेंट बीम है, ये रिफ्लेक्टेड बीम है। ओके, तो ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई है ये वाले। ओके हो गया। तो ये हमारे पास है कि आपके पास जो पैटर्न मिलता है मीन, इसका मतलब क्या, जो इंसिडेंट बीम कह लें या इंसिडेंट जो हमारे पास रे कह लें है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, वो क्रिस्टल लैटिस के ऊपर फार करवाते हैं। और इंसिडेंस का जो फिनोमेना वो अकर होता है, फिर वहाँ से यानी ये जो हमारे पास टकराने के बाद हमें फिर रिफ्लेक्टेड रे मिलती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गई, क्योंकि हमने ब्रैग लॉ में ये तमाम कंडीशन स्टडी की है। यानी कि अभी तक जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये ब्रैग लॉ की स्टडी कर रहे हैं। देखें कैसे मज़ेदार बात है, 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, हमें इनका चीज़ों को पता होना चाहिए। खैर, अच्छा जी, जो अगर देखें लास्ट टॉपिक में हमने स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को डिस्कस किया था, किसको, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड स्टडी किया था। तो अब यहाँ ये है कि अगर स्कैटरिंग ही नहीं होगी, यानी कि जो हमने लाइट फॉल करवाई है या जो रेज जो हमने फॉल करवा रहे हैं किसी पर, अगर ये स्कैटर ही नहीं होगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, तो हम जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये देखें ना कि जब हमने ये देखें स्कैटरिंग वेव एम्पलीट्यूड, कि जब किसी कोई वेव लाइट या एक्सरे किसी मटेरियल पर, किसी क्रिस्टल पर ये देखिए टकराती है, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है। अगर ये रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो फिर हमें एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ देखें कि जो है ना, इसमें एक बात बता, जो मेन बात है इधर लिखा होगा, आई थिंक ऊपर जी नेक्स्ट लिखा है। तो खैर मैं यानी कि मैं पहले जो अर्ज किया है वही है कि जो भी स्टडी कर रहे हैं इस बुक से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो है ना कंसेप्ट अपने ही होंगे। अब यहाँ देखें जो मेरे पास इंसिडेंट वेव है, जो इंसिडेंट वेव है जब वो किसी पर फार कराते हैं, टकराती है, तो उसके टकराने के बाद जो ऐसा नहीं है, ये देखे ना, जिस तरह हमने ये कहा था, ये मेरे पास मेटल है ना, तो ये वेव आई तो यहाँ टकराई, सपोज करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो गई है, स्कैटर हो गया, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंस ना डिस्टेंस तय करती है, इतना सा डिस्टेंस। तो ये मेरे पास जो डिफ्रैक्टेड रे होती है ना, जो स्कैटरिंग रे होती है, ये थोड़ा सा जो ना डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ से ही हमारे पास जो होता है ना पाथ डिफरेंस बनता है, जो हमने कहा था ना स्टार्टिंग में कि जो मेरे पास ये एन होता है, ये मेरे पास पाथ डिफरेंस की वजह, वो यही होता है पाथ डिफरेंस वाला। ये हमने ब्रैग लॉ में स्टडी किया हुआ है। ओके, ये इसमें ब्रैग लॉ में स्टडी किया हुआ है। अच्छा जी, यानी कि एक्चुअली जो मेरे पास ये टॉपिक है ये भी ब्रैग लॉ की ही एक कंडीशन है, ब्रैग लॉ को ही ये एलिबरेट कर रहा है ये वाला टॉपिक। अच्छा जी, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ पाथ लेंथ हो सकता है या पाथ डिफरेंस, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जिसमें हमारे पास n इक्वल टू 0 हो सकता है, n इक्वल टू 1, या यानी कि जो हमारे पास है, जो हमने इधर फार्मूला लिखा था, ये n, ये हमारे पास n इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ओके, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है। तो अब जो मेरे पास होगी इंसिडेंट के है, और जो स्कैटरिंग वेव है उस ये के डैश है, ये मेरे पास क्या है, ये के डैश है ये वाली। तो अब के और के डैश का डिस्टेंस कवर करने में फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी वजह से जो आर डिफरेंस बनता है, जिसको हम आर साइन से डिनोट करते हैं। यानी कि अब इधर लिखा होगा ये भी बात, ये देखें, ये हमारे पास आर साइन थीटा। ओके, ये मेरे पास आर ये है, और जो साइन थीटा होता है ये आता है एंगल की वजह से, यानी कि जो स्कैटरिंग होती है उसकी वजह से। तो अब नेक्स्ट देखें कि यहाँ लिखा ये तमाम, अच्छा यही है, ये जो हमारे पास के नेगेटिव के डैश है, ये मेरे पास क्या है, ये वेव वेक्टर का डिफरेंस है।
ओके, के हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है, और जो के डैश है वो स्कैटरिंग रे है। एम्पलीट्यूड एक्चुअली क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से ही टकराकर वापस आ रहा होता है, इसलिए एम्पलीट्यूड या फिर जो वेव होती है जो स्कैटर हो रही है वो लोकल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जिसको हम NR से डिनोट करते हैं। ओके, यानी कि जो अगर हमने देखना, जो हमने ये स्टडी की थी फोरियर एनालिसिस में हमने दो बातें की थी, एक NX थी, एक NR। ये दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन ये 1 डिमेंशन में है, ये 3 डिमेंशन में है। ओके, तो अब जो हमारे पास ये इंसिडेंट रे है, ये किस एटम पर जाकर टकरा रही है, तो जिस जगह जाकर टकरा रही है जो इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एक्स रे है, जिस एटम पर, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है, वहाँ जो पोर्शन ज़्यादा है डेंसिटी का या कम है, तो ये डिपेंड करती है इस चीज़। ओके, तो ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है ये चीज़, कंसंट्रेशन। तो टोटल एम्पलीट्यूड देखने के लिए वॉल्यूम, उसने वॉल्यूम एलिमेंट यानी कि स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल को इंटीग्रेट कर दिया हुआ है, जो कि हमारे पास ये है, यानी कि ये लिखा हुआ है आगे, ये देखें ये वाला। ओके, ये देखिए जो DV है, DV यानी कि ये 3 डिमेंशन को शो कर रहा है। तो उसने जो राइटर ने यहाँ के 3 डिमेंशन का ही इंटीग्रेट कर दिया हुआ है, ये देखें। ओके, इंटीग्रल ओवर द क्रिस्टल, क्योंकि हम जानते हैं क्रिस्टल 3 डिमेंशन में होता है। तो अच्छा जी, एज वी नो डैट द एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ओके, यानी कि जो मेरे पास होती है ना ये एक्सरे, अब जो हम इधर लाइट, ये जो रे फवार कर रहे हैं, इधर हम एक्सरे ले रहे हैं, इधर हम लाइट भी ले सकते हैं या फिर हम वेव भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम इधर ये मेरे पास एक्सरे ही ले रहे हैं। तो जो एक्सरे है ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक पार्ट पार्ट भी होता है और मैग्नेटिक पार्ट भी होता है, दोनों पोर्शन होते हैं। तो इस लिहाज से हम जो होता है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, वो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। अब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास, वो हमारे पास एफ है। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को हम एफ से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास 18 इक्वेशन है। तो अब यहाँ देखें हमारे पास ये इक्वेशन 19 इक्वेशन लिखी हुई है। अच्छा, ये ना हमारे पास क्या है, के नेगेटिव के प्राइम, ये हमने पहले बताया हुआ है कि वेव वेक्टर का डिफरेंस है। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है, यानी कि जो आने वाला है वो इस डायरेक्शन में, जाने वाले की इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन चेंज हुई है, इसलिए हमारे पास नेगेटिव आया है। तो अब यहाँ देखिए ये हमारे पास क्या है, ये क्या शो कर रही है कि जो हमारे पास ये इंसिडेंट है, जो हमारे पास सॉरी स्कैटरिंग जो डिफ्रैक्टेड रे है, ये किसके इक्वल है, ये इंसिडेंट के, और प्लस जो इधर डिफरेंस होगा वेव वेक्टर, वो उसके इक्वल है। ये देखिए मेरे पास है, ये हम जानते हैं ना जो हमारे पास डिफरेंस होता है वेव वेक्टर का, वो किसका होता है, इंसिडेंट नेगेटिव स्कैटरिंग। तो अब यहाँ से अगर के प्राइम की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो हमारे पास ये होगी। तो ये मेरे पास के प्राइम की वैल्यू आ गया है, ये यहाँ लिखा हुआ है, चेंज इन वेव वेक्टर एंड स्कैटरिंग वेक्टर। ओके, यानी कि ये देखें जो ये लिखा हुआ है कि ये हमारे पास इंसिडेंट है, रे है, और यहाँ हमारे पास डिफरेंस आया है जो कि स्मॉल डिस्टेंस की वजह से जो वेव वेक्टर का डिस्टेंस होता है वो है डिफरेंस होता है, वो हमारे पास ये है, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड है, स्कैटरिंग है। तो ये वेक्टर एडिशन की मदद से हमने, यानी कि या फिर जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन की मदद से हमने जो ये इक्वेशन यहाँ बनती है, ये वाली और ये वाली जो यहाँ बनती है, उसको हमने मैग्नीफाई करके इन लार्ज करके इधर लिख दिया हुआ है। खैर, यहाँ डेल्टा के मेजर द चेंज इन वेव वेक्टर एंड कॉल्ड स्कैटरिंग वेक्टर। डेल्टा के मेरे पास स्कैटरिंग वेव वेक्टर कहलाता है। वी ऐड डेल्टा के टू ऑब्टेन, यानी कि जिस तरह ये लिखा हुआ है। ओके, जो यहाँ की जो स्कैटरिंग है वो इनके सामने आपके इक्वल है। अब क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 9 है उसको हम इक्वेशन नंबर 18 में पुट करेंगे, तो हम इक्वेशन नंबर जो होगा ना 20वीं इक्वेशन 20 इक्वेशन, उसको हम ऑब्टेन कर लेंगे। अब 19 इक्वेशन ये है, अब इस 19 इक्वेशन को हम 18 इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ पुट करने से हम जो 20 इक्वेशन है इसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ अब नेक्स्ट जो 21 इक्वेशन है, अब यहाँ क्या गया है, व्हेन द स्कैटरिंग वेव वेक्टर,
या स्कैटरिंग वेक्टरिंग नहीं है कि जो डेल्टा के जो डिफरेंस है वेव वेक्टर्स का वो अगर इक्वल हो जाएगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के, यानी कि जब डेल्टा के जी की इक्वल होगा। डेल्टा क्या है? चेंज इन वेव वेक्टर है हमारे पास। ओके, जब ये इक्वल होगा रेसिप्रोकल लैटिस के तो जब हम एक्सपोनेंशियल वो वैनिश हो जाएगा और जो हमारे पास होगा एफ इज इक्वल टू वी एन जी हम ऑब्टेन कर लेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हम सपोज करते हैं कि चेंज इन वेव वेक्टर, यानी कि जो हमारे पास चेंज इन वेव वेक्टर जो डेल्टा के है ये किसी खास वेक्टर जी के इक्वल है, जो कि है जी के इक्वल है, तो तब हम इसको ऑब्टेन करते हैं, जो कि हमारे पास है वी एन जी। ये इक्वेशन है। ये हमने इक्वेशन कहाँ से ऑब्टेन की है? 20 इक्वेशन से ऑब्टेन की है। ये एफ हमारे पास क्या? स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है ये हमारे पास, और ये वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल है, और जो हमारे पास है ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद रिस्पेक्ट टू जी वेक्टर के लिहाज से है। ओके, और यहाँ हमें ये भी पता होना चाहिए, लिखा भी हुआ है ऊपर, कि जो मेरे पास है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड यानी जो एफ की वैल्यू है ये बहुत नेग्लिजिबल, बहुत स्मॉल हो जाएगी अगर जो डेल्टा के है ये रेसिप्रोकल लैटिस से डिफरेंट हो जाए, डाइफर कर जाए। ओके, तो अब इन इलास्टिक स्कैटरिंग, अब हमारे पास केस आ चुका है इलास्टिक केस का, यानी कि हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला, ये हम बहुत मशहूर फार्मूला है ये वाला। ओके, ये हम क्वांटम मैकेनिक्स 1 में भी, क्वांटम मैकेनिक्स 2 में भी इसको स्टडी करते हैं, बल्कि स्टडी किया हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स 1 पर भी और क्वांटम मैकेनिक्स 2 पर भी। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल सीरीज बनाई हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ये एनर्जी हमारे पास ये है कंजर्व्ड सो डेट दी फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमारे पास फार्मूला है W इज इक्वल टू सी के है। ओके, ये मेरे पास फार्मूला है। ये इलास्टिक केस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें इलास्टिक केस वो होता है जिसमें एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व रहती हैं, और इन इलास्टिक केस वो होता है जिसमें एनर्जी जो कंजर्व रहती है लेकिन मोमेंटम हमारे पास कंजर्व नहीं रहता, यानी कि सेम नहीं रहता, वो हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन हो जाती है। तो यहाँ से हम जो सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी इज इक्वल टू ओमेगा और के है। तो अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो इंसिडेंट एंड स्कैटरिंग जो बीम की एनर्जी होगी वो सेम रहेगी, जिस तरह अभी हम ये केस स्टडी कर रहे हैं इलास्टिक। तो इसमें जो मेरे पास होगी इंसिडेंट, यानी जो मेरे पास है ये वाली इंसिडेंट, और जो स्कैटरिंग बीम्स होंगी, वेव्स होंगी, इनकी जो एनर्जी होगी वो सेम रहेगी इलास्टिक केस में। एंड वी नो डैट इन इलास्टिक केस एनर्जी और मोमेंटम रिमेन सेम रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास के होगा वो के डैश की इक्वल होगा, के प्राइम, यानी कि जो इंसिडेंट वेव वेक्टर होगा वो रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर के, स्कैटरिंग वेव वेक्टर के, डिफ्रैक्टिव वेव वेक्टर की इक्वल होगा। ओके, और इसका जो स्क्वायर होगा वो भी एक उसके इक्वल होगा, यानी कि के स्क्वायर इज इक्वल टू के प्राइम स्क्वायर इसके इक्वल होगा। अब तक जो डिस्कशन हमने की है तो एक्सरे या फोटोन्स के लिए की हुई है। ओके, नो दिस स्टेटमेंट जो हमारे पास ये ऊपर पीछे हमने देखी थी, जो हमने एक्सरे या फोटोन्स के लिए स्टडी की है, तो ये स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बीम के लिए भी हेल्पफुल है। यानी कि अब यानी कि ये देखिए, जो ये स्टेटमेंट है ये तो उसको हमने प्रूव कर लिया हुआ है ना, तो ये स्टेटमेंट इधर एक्सरे के लिए बयान की गई है, लेकिन इस स्टेटमेंट को हम फॉर न्यूट्रॉन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो हमने इधर एक्सरे अप्लाई की हुई है, ओके, तो इधर हम एक्सरे की जगह न्यूट्रॉन को भी फॉलो कर अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी फॉल करवा सकते हैं क्रिस्टल पर, मटेरियल पर, जिस तरह, तो उससे सेम प्रोसेस हमारे पास यही आएगा। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो ये किस वक्त होगा? जब हमारे पास इलास्टिक केस होगा। इन इलास्टिक केस में हमारे पास ऐसा नहीं होता। ओके, तो अब जो मेरे पास इक्वेशन देखें जो 21 है, डेल्टा के इक्वल टू मेरे पास क्या है? जी है। ये डेल्टा क्या है? ये हम जानते हैं डिफरेंस है वेव वेक्टर का, तो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं के प्लस जी इज इक्वल टू के प्राइम। ओके, तो इसको हम के प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू के प्राइम इस तरह हम लिख सकते हैं। यानी कि जो स्कैटरिंग वेव वेक्टर है, जो डिफ्रैक्टिव वेव वेक्टर है, यानी कि जो मेरे पास ये वाला है, ये इसको हम इसकी इक्वल भी लिख सकते हैं और इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा की जे की इक्वल है, जी लिख लें या डेल्टा के लिख लें, एक ही बात है। और जो हमारे पास है हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि के प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा था ना, ये देखें जो हमारे पास है ये इसकी इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी इसकी इक्वल होगा, तो उसके लिए है हमारे पास ये हमने लिख लिया हुआ है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं
2k डॉट जी प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके हो गया। तो अगर हमारे पास जी रेसिप्रोकल, ये जी हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस है, तो जो नेगेटिव जी भी हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस ही होगा। ओके, यानी कि जो जी होगा वो नेगेटिव जी के इक्वल ही होगा। ओके, तो लिहाजा जो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो हमने बनाई हुई है जी इज इक्वल टू जी स्क्वेयर, ये वाली, ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। ये स्टेटमेंट क्या है, इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है या फिर डिफ्रैक्शन है। ओके, या फिर हम ये कह सकते हैं, ये मेरे पास कंडीशन क्या है या जो ये फॉर्म क्या है, इट इज द एन अदर फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन कंडीशन। किसकी है, डिफ्रैक्शन कंडीशन की है। यानी कि अब यहाँ देखें ना कि जो हमारे पास ये है, ये कंडीशन तो हम स्टडी कर चुके हैं कि ये कंडीशन हमारे पास ब्रैग्स लॉ में सेटिस्फाई होती है, तो इसी से हम ये हमने इसको ऑब्टेन किया हुआ है। ये एन अदर फॉर्म है डिफ्रैक्शन कंडीशन की। ओके, ये भी डिफ्रैक्शन कंडीशन की फॉर्म है, और जो मैम हमने लिखी है ये भी फॉर्म है, ये भी फॉर्म है, कई फॉर्म है हमारे पास। ओके, तो यही आज का हमारे तरह से टॉपिक था। आई होप आप लोग इस बस आप लोगों की बात समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम लावे इक्वेशन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।